हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ के पांडे फ्रॉम यूट्यूब चैनल इंग्लिश इंजन। आज हम बात करने वाले हैं काइंड्स एंड टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के पार्ट 2 पर। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, ताकि आपको इंग्लिश ग्रामर के इस सफ़र में मेरे साथ लगातार बने रहने का मौका प्राप्त रहे। दोस्तों, काइंड्स एंड टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस यानी वाक्यों के भाग का ये पार्ट 2 है। हमने पार्ट 1 में काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस के फर्स्ट कैटेगरी मतलब अकॉर्डिंग टू दियर पर्पस, जो उनकी कैटेगरी है उसके बारे में सीखा था। एक बार मैं जल्दी से रिपीट कर देता हूँ। अकॉर्डिंग टू दियर पर्पस यानी वाक्यों के निहित भाव के आधार पर इनकी 5 कैटेगरीज हैं। डिक्लेरेटिव असरेटिव सेंटेंस जिसको बोलते हैं, इसके 2 काइंड्स हैं, एक तो अफर्मेटिव जिसको हम पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं और नेगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट नंबर 2 पर है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इसके भी 2 भाग हैं, एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, एक इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होता है। थर्ड इंपरेटिव सेंटेंसेस, फोर्थ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस एंड फिफ्थ ऑप्टेटिव सेंटेंस। चलिए अब हम बात करने वाले हैं, आज शुरू करने वाले हैं कि अकॉर्डिंग टू दियर सिंटैक्स और स्ट्रक्चर यानी वाक्यों की बनावट के आधार पर, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर के आधार पर इनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला सिंपल सेंटेंस, दूसरा कंपाउंड सेंटेंस, तीसरा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और चौथा कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। चलिए अब इनको 1 बाय 1 मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं आपके लिए। सिंपल सेंटेंस। A simple sentence consists of one independent clause। एक ऐसा वाक्य जो स्वयं में पूर्ण अर्थ रखता है उसे सिंपल सेंटेंस कहते हैं। अब बात यहां पर आती है कि इंडिपेंडेंट क्लॉज को ही हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। अब इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है? जो क्लॉज स्वयं में ही पूर्ण अर्थ देता है तथा अपने अर्थ के लिए किसी दूसरे क्लॉज पर निर्भर नहीं रहता, वह प्रिंसिपल क्लॉज, मेन क्लॉज कहलाता है और इसे ही इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब बात आती है कि एन इंडिपेंडेंट क्लॉज कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ फाइनाइट वर्ब एंड एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट। यानी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज जो होता है उसमें एक तो सब्जेक्ट होता है और एक फाइनाइट वर्ब होती है, एंड एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट, और ये दोनों मिलकर इंडिपेंडेंट क्लॉज बनाते हैं जिससे एक कंप्लीट थॉट आता है यानी पूर्ण अर्थ निकलता है। अब आप जानते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट इज अ नाउन और प्रोनाउन। और फाइनाइट वर्ब, यहां ये समझने की बात है कि फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं। देखिए किसे कहते हैं। व्हेन द वर्ब इज लिमिटेड बाय द नंबर एंड द पर्सन ऑफ इट्स सब्जेक्ट, द फॉर्म ऑफ द वर्ब इज कॉल्ड फाइनाइट वर्ब। जब सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग हम वर्ब का यूज करते हैं तो उस वर्ब को फाइनाइट वर्ब कहते हैं। हम सेंटेंस कैसे बनाते हैं? सब्जेक्ट प्लस वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट जो भी हो सेंटेंस में। यहां बताया ये गया है कि ये वर्ब फाइनाइट वर्ब कब होगी? जब इस सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग इसका यूज किया गया है तो इसे कहेंगे हम फाइनाइट वर्ब। एग्जाम्पल जैसे ही लाइक्स फ्रूट, तो देखिए यहां लाइक्स का जो मैंने यूज किया है वो अकॉर्डिंग ही किया है। ही सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ वर्ब फर्स्ट में एस लगता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो इस लाइक्स को हम फाइनाइट वर्ब कहेंगे। क्लियर? नेक्स्ट आप और एग्जांपल देख लीजिए। माय मदर इज कॉलिंग मी, इस का यूज किसके अकॉर्डिंग हुआ है? माय मदर के अकॉर्डिंग, इसलिए ये फाइनाइट वर्ब। ही वॉज हैप्पी, ही के अकॉर्डिंग वॉज का प्रयोग किया गया है, वॉज फाइनाइट वर्ब। आई प्ले गिटार, तो आई का यूज किसके अकॉर्डिंग किया गया? प्ले का यूज किसके अकॉर्डिंग किया गया है? आई के अकॉर्डिंग, तो प्ले फाइनाइट वर्ब। वी डू नॉट वेस्ट आवर टाइम, डू नॉट वेस्ट फाइनाइट वर्ब बिकॉज it has been used according to we.
They were angry. Again, were is a finite verb because it is according they, and they is a subject and pronoun here. Next देखिए, Mary has solved all her problems. तो has solved का यूज मैरी के अकॉर्डिंग किया गया है. मैरी इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, इसलिए हैज का यूज किया गया है और ये फाइनाइट वर्ब. एंड यू हैव पेड योर ड्यूज, यू के अकॉर्डिंग हैव पेड का यूज किया गया है, तो ये फाइनाइट वर्ब. क्लियर हो गया कि फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं? जो सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग यूज किया गया हो. नेक्स्ट देखते हैं, ए सिंपल सेंटेंस हैज ओनली वन क्लॉज दैट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल क्लॉज और मेन क्लॉज. एक सिंपल सेंटेंस जो होता है ना, उसमें एक ही प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज होता है. यानी सिंपल सेंटेंस जो होता है उसको प्रिंसिपल क्लॉज भी कह सकते हैं और मेन क्लॉज भी कह सकते हैं. इस स्ट्रक्चर से आप भली भांति समझ सकते हैं. सिंपल सेंटेंस में एक क्या होता है? वन इंडिपेंडेंट क्लॉज, यानी अपने अर्थ के लिए किसी अन्य क्लॉज पर इसे डिपेंड नहीं होना होता है. इसका अपना पूर्ण अर्थ होता है, कंप्लीट थॉट. ये कंप्लीट थॉट रखता है. तो इंडिपेंडेंट क्लॉज किसे कहते हैं? जिसमें एक तो सब्जेक्ट होता है और एक फाइनाइट वर्ब होता है. इंडिपेंडेंट क्लॉज को और किस नाम से जाना जाता है? प्रिंसिपल क्लॉज और मेन क्लॉज के नाम से भी जाना जाता है. अब एग्जांपल देख लेते हैं सिंपल सेंटेंसेस के. ये सब कंप्लीट थॉट रख रहे हैं और ये सारे सेंटेंसेस सिंपल सेंटेंसेस कहे जाएंगे. इनको आप कहें तो प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज भी कह सकते हैं. जैसे आई लाइक कॉफी, मुझे कॉफी पसंद है. अब इसे पूर्ण अर्थ है कि नहीं? ये कंप्लीट थॉट है. द ट्रेन हैज नॉट स्टार्टेड येट, ट्रेन अभी रवाना नहीं हुई है. मैरी लाइक्स टी, मैरी को चाय पसंद है. ही इज कमिंग टू सी मी, वह मुझसे मिलने आ रहा है. अब यहां थोड़ा सा आप गौर कीजिए. ही सब्जेक्ट, इज कमिंग ही के अकॉर्डिंग लगाई गई वर्ब यानी फाइनाइट वर्ब. बट एक वर्ब और है यहां पर, टू सी. और अभी हमने पढ़ा कि वन सब्जेक्ट वन फाइनाइट वर्ब होना चाहिए, तो सही ही तो है. टू सी फाइनाइट वर्ब नहीं है, ये इन्फिनेटिव है. और इन्फिनेटिव मीन्स नॉन फाइनाइट, ये नॉन फाइनाइट, तो नॉन फाइनाइट वर्ब तो आ सकती है. नेक्स्ट, द अर्थ गोज राउंड द सन, गोज का यूज अर्थ के अकॉर्डिंग है, तो ये फाइनाइट वर्ब. मैरी डिड नॉट गो टू द पार्टी, मैरी पार्टी में नहीं गई, कंप्लीट थॉट है, सिंपल. तो ये सारे सिंपल सेंटेंसेस इस प्रकार हुए, आप समझ गए होंगे. नेक्स्ट काइंड पे चलते हैं जिसका नाम है कंपाउंड सेंटेंस. कंपाउंड सेंटेंस, ए कंपाउंड सेंटेंस इज टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस joined by a conjunction or semicolon. Each of these clauses could form a sentence alone. अर्थात कंपाउंड सेंटेंस एक ऐसा वाक्य है जिसमें दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं, क्लॉजेस होते हैं, तथा वे एक कंजंक्शन से जुड़े होते हैं जिसे कोऑर्डिनेट कंजंक्शन या कोऑर्डिनेटर्स भी कहते हैं. These clauses are called coordinate clauses. किनको? जिनसे दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस जोड़े जाएंगे, उन कंजंक्शंस को हम कहते हैं कोऑर्डिनेटर्स, उन कंजंक्शंस को. और वो क्लॉजेस जो होते हैं ना, उनको कोऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं. द टू क्लॉजेस आर जॉइंड बाय कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, और जिन कंजंक्शन से उनको जोड़ा जाता है उनको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस या कोऑर्डिनेटर्स कहते हैं. कंपाउंड सेंटेंस में दोनों वाक्य इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं, अतः पूर्ण अर्थ के लिए वे आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते. यदि दो क्लॉजेस को अलग अलग करें तो भी उनका अपना पूर्ण अर्थ होता है. अब यहां मेन समझने की बात क्या हुई? कंपाउंड सेंटेंस किसे कहते हैं? जिसमें दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होंगे, ये भी इंडिपेंडेंट और ये भी इंडिपेंडेंट. मींस इसका अपना अर्थ है, इसका अपना अर्थ है. ये सेंटेंस अपने अर्थ के लिए इस पर डिपेंड नहीं है और ये इस पर डिपेंड नहीं है, यानी दोनों स्वतंत्र हैं. अगर हम दोनों सेंटेंसेस को अलग अलग करें, क्लॉजेस को अलग अलग करें, तो दोनों का अपना अर्थ होगा, कंप्लीट थॉट होगा दोनों में, और वो फिर एक कंजंक्शन से जुड़े होंगे जिन्हें हम कहेंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, या अभी मैंने बताया कोऑर्डिनेटर्स भी बोलते हैं.
कंपाउंड सेंटेंस के जो ये कंजंक्शन है ना, जिनसे वो जुड़ते हैं, वो कंजंक्शंस ये हैं मुख्य रूप से, जिनमें देखिए एंड, यट, और, एल्स, सो, एज वेल एज, नीदर नोर, नॉट ओनली बट आल्सो, बोथ एंड, हाउएवर, बट, अदरवाइज, फॉर, स्टिल, देयरफॉर, ईदर और, नोर। ये 17 कंजंक्शन मुख्य रूप से कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कहे जाते हैं या कोऑर्डिनेटर्स कहे जाते हैं। ये कंजंक्शंस अगर कहीं किसी सेंटेंस में मिल जाए तो पक्का जान लीजिए कि वो कंपाउंड सेंटेंस होगा और उसमें 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज होंगे। पहले वाले क्लॉज को हम मेन क्लॉज कह देते हैं और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जो इंडिपेंडेंट क्लॉज जुड़ा है उसको हम कह देते हैं कोऑर्डिनेट क्लॉज। आगे देखिए, यदि इन सभी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस या कोऑर्डिनेटर्स को याद रखने की एक शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसको बड़े ध्यान से देखिए और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इन कोऑर्डिनेटर्स को याद रखने में। एक शब्द है फैन बॉयज। अब फैन बॉयज से आप ये सारे अगर रिलेट कर लें कंजंक्शंस को तो इनको याद रखने में आसानी रहती है। देखिए, एफ से फॉर और देयर फॉर, ए से एंड और एज वेल एज, एन से नॉट ओनली बट आल्सो, नीदर नोर और नोर, बी से बट और बोथ एंड, ओ से और, अदरवाइज, एल्स और ईदर और, वाई से यट और हाउ एवर, और एस से सो और स्टिल। ये लिंक्ड किए गए हैं, एक ट्रिक है ये। फैन बॉयज वर्ड याद रखें, फैन बॉयज वाला कोई भी अगर कंजंक्शन यूज हुआ है तो वो कंपाउंड सेंटेंस होगा और उसमें 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज होंगे। पहले क्लॉज को हम मेन क्लॉज कहेंगे और दूसरे को कोऑर्डिनेट क्लॉज कहेंगे। एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूं। देखिए, जैसे ही सेंटेंस है, ही वेंट टू आगरा एंड सॉ मैनी हिस्टोरिकल प्लेसेस। तो आप देख रहे हैं एक सेंटेंस क्या है, ही वेंट टू आगरा, और दूसरा सेंटेंस क्या है, एंड सॉ मैनी हिस्टोरिकल प्लेसेस। तो ही वेंट टू आगरा ये तो हुआ आपका प्रिंसिपल क्लॉज, या जिसको आप मेन क्लॉज भी कह सकते हैं। और एंड से जुड़ा हुआ जो नेक्स्ट क्लॉज है इसको हम कहेंगे कोऑर्डिनेट क्लॉज। क्यों? क्योंकि एक ये कंजंक्शन से जुड़ा है जो कि कोऑर्डिनेटर्स है, यानी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। अभी हमने एंड को देखा था। तो बस आप कंजंक्शन से, अच्छा दूसरा एक चीज और है, कई बार एंड की जगह पर हम सेमीकोलन का भी यूज कर देते हैं। आप यहां देखिए, आवर कार ब्रोक डाउन, हमारी कार खराब हो गई, वी केम लास्ट, और हम सबसे बाद में आए, यस बहुत देर में आए। तो आवर कार ब्रोक डाउन एंड वी केम लास्ट, यहां एंड ही सेमीकोलन का काम कर रहा है। नेक्स्ट देखिए, आई रीच द स्टेशन लेट सो आई मिस्ड द ट्रेन। सो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, इसलिए ये और ये 2 क्लॉज हुए, ये प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज हुआ और ये कोऑर्डिनेट क्लॉज हुआ। आइदर रीड इन द लाइब्रेरी और गो होम, या तो आप लाइब्रेरी में पढ़िए या फिर घर चले जाइए, और ये भी एक कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। और इसलिए आइदर रीड इन द लाइब्रेरी, ये आइदर भी कंजंक्शन है, आइदर और, ईदर और, जिसको हम ईदर और भी बोल सकते हैं, आइदर और तो कहते ही हैं। तो ईदर रीड इन द लाइब्रेरी और गो होम। तो यहां पर एक चीज और ध्यान रखें, यू अंडरस्टूड है, ईदर यू रीड इन द लाइब्रेरी और यू गो होम। तो ये प्रिंसिपल क्लॉज हुआ और ये कोऑर्डिनेट क्लॉज हुआ। नेक्स्ट देखिए, राहुल इज वेरी इंटेलिजेंट एंड ही डिड वेल इन द एग्जामिनेशन येट ही फेल्ड। यहां
ये एग्जाम्पल क्यों लिया गया है, देखिए अभी हमने कहा कि दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होने चाहिए। ये कोई जरूरी नहीं है कि एक कंपाउंड सेंटेंस में दो ही इंडिपेंडेंट क्लॉज हों, दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं। जैसे राहुल इज वेरी इंटेलिजेंट, ये प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। फिर एंड से क्या जुड़ा है, ही डिड वेल इन द एग्जामिनेशन, ये कोऑर्डिनेट क्लॉज हुआ। और फिर येट ही फेल्ड, फिर वापस एक कोऑर्डिनेट कंजंक्शन आया, इसलिए वापस एक कोऑर्डिनेट क्लॉज हुआ। नेक्स्ट आप देखिए, ही इज पुअर एज वेल एज ही इज ऑनेस्ट। अब कई लिखा तो ऐसा ही जाता है, ही इज पुअर एज वेल एज ऑनेस्ट। इसमें ही इज ये रिपीट नहीं किया गया क्योंकि ही इज का यूज पहले भी, ऐसे आप सब्जेक्ट अगर कोई सेम है तो आप रिपीट नहीं भी करते हैं। तो एज वेल एज कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, इसलिए ये प्रिंसिपल क्लॉज और ये कोऑर्डिनेट क्लॉज। ही इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट आल्सो डिलीजेंट। तो अब आप देखिए नॉट ओनली बट आल्सो का यूज किया गया और इसलिए ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। और ही इज इंटेलिजेंट, ये तो हुआ प्रिंसिपल क्लॉज। और ही इज जो कि रिपीट नहीं किया जा रहा, अंडरस्टूड है, ही इज डिलीजेंट, ये क्या हुआ, कोऑर्डिनेट क्लॉज हुआ। इसको देख लीजिए, ईदर गो आउट ऑफ द क्लास और सिट साइलेंटली, सब्जेक्ट यू इज अंडरस्टूड हेयर। अगेन आइदर यू गो आउट ऑफ द क्लास और यू सिट साइलेंटली, मीनिंग तो यही है ना इसका। तो गो आउट ऑफ द क्लास ये तो क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज है। और ईदर और से सिट साइलेंटली ये कोऑर्डिनेट क्लॉज है। क्लियर। नेक्स्ट काइंड्स पे चलते हैं और दैट इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। देखिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ एन इंडिपेंडेंट क्लॉज प्लस अ डिपेंडेंट क्लॉज। अब यहां ध्यान दीजिए कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक तो इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा और एक डिपेंडेंट क्लॉज होगा। ए डिपेंडेंट क्लॉज स्टार्ट्स विद अ सबऑर्डिनेट कंजंक्शन और अ रिलेटिव प्रोनाउन एंड कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड वर्ब बट डज नॉट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट। अब यहां डिपेंडेंट क्लॉज की डेफिनेशन को आपको ध्यान रखनी है कि डिपेंडेंट क्लॉज हमेशा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से शुरू होते हैं या फिर रिलेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट होते हैं। एंड कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड वर्ब, उनमें भी एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है, बट डज नॉट एक्सप्रेस ए कंप्लीट थॉट, किंतु पूर्ण अर्थ नहीं देते हैं। यही हमने सीखा था, डिपेंडेंट क्लॉज पूर्ण अर्थ देते हैं, इनडिपेंडेंट क्लॉज पूर्ण अर्थ नहीं देते, वो अपने अर्थ को पूरा करने के लिए मेन क्लॉज पर डिपेंड होते हैं। इस डायग्राम से आप समझ सकते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनता है। इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है पहले जिसको हम मेन क्लॉज भी कहते हैं, फिर सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस लगा होता है और उसके बाद डिपेंडेंट क्लॉज होता है। इस डिपेंडेंट क्लॉज को हम सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं। इसकी बात चल रही है कि ये डिपेंडेंट क्लॉज जो है या जिसको हम सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं, ये अपने मीनिंग के लिए किस पर डिपेंड होता है, इस पर, इंडिपेंडेंट पर। इसीलिए तो इसको डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। और आप समझ सकते हैं इस डेफिनेशन से, वह क्लॉज जो पूर्ण अर्थ नहीं देता, अर्थात अपने पूर्ण अर्थ के लिए प्रिंसिपल क्लॉज पर निर्भर होता है, ये क्लॉज इस पर निर्भर होगा और सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाता है। इसे डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज को जोड़ने के लिए जिन कंजंक्शंस का प्रयोग किया जाता है उन्हें सबऑर्डिनेट कंजंक्शन कहते हैं। लगता है कि बिल्कुल क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट देखिए, इसे 9 भागों में बांटा जाता है। किसको? सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस को। ये कंजंक्शंस जो हैं वो 9 भागों में बटे हुए हैं। सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस ऑफ टाइम, प्लेस, मैनर, पर्पस, रीजन और कॉज, रिजल्ट और इफेक्ट, कंडीशन, कंपैरिजन, कंट्रास्ट और कंसेशन। अब इनके बारे में अगर मैक्रो लेवल पर पढ़ना है तो फिर मेरा नेक्स्ट वीडियो जब आएगा तब आप उसमें देखें, आप इसको डीप स्टडी वहाँ कर सकते हैं। अभी हम केवल सेंटेंस पर चर्चा कर रहे हैं, इसलिए हम इस पर बड़ी चर्चा नहीं करने वाले हैं। Here are some common subordinate conjunctions.
कुछ कॉमन सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस के एग्जांपल मैंने यहाँ पर दिए हैं। ये सब है वो आफ्टर, ऑल्दो, एज, बिकॉज, बिफोर, हाउ, इफ, वंस, सिंस, देन, दैट, दो, टिल, अनटिल, व्हेन, वेयर, वेदर और व्हाई। और ये द 5 बेसिक रिलेटिव प्रोनाउंस भी मैंने दिए हैं जो हैं दैट, विच, हु, whom और whose। अब एग्जाम्पल से समझते हैं इनको। दे आस्क्ड मी इफ आई वॉज ए बुक सेलर। तो देखिए, दे आस्क्ड मी प्रिंसिपल क्लॉज, और इफ आई वॉज ए बुक सेलर ये सबऑर्डिनेट क्लॉज। क्यों? क्योंकि इफ क्या है? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन हुआ है। देखिए, ये रहा इफ सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। नेक्स्ट देखिए, द न्यूज दैट ही डाइड इज रॉन्ग। समाचार कि वह मर गया गलत है। यह समाचार कि वह मर गया गलत है। तो द न्यूज इज रॉन्ग ये तो हुआ प्रिंसिपल क्लॉज, इसको मिलाकर। और दैट ही डाइड, ये देख लीजिए, ये 5 बेसिक रिलेटिव प्रोनाउन दैट। तो दैट से जुड़ा हुआ सेंटेंस जो है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज, क्योंकि दैट क्या है? सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस है। आगे देखिए, वर्क हार्ड लिस्ट यू शुड फेल। तो वर्क हार्ड प्रिंसिपल क्लॉज, लिस्ट यू शुड फेल सबऑर्डिनेट क्लॉज। द बुक विच इज ऑन द टेबल इज माइन। तो इसमें ऐसे ही है, द बुक इज माइन, ये तो प्रिंसिपल क्लॉज है। और विच इज ऑन द टेबल ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है, क्योंकि ये विच से स्टार्ट है और विच इज अ रिलेटिव प्रोनाउन। डू यू नो द मैन हु इज टॉकिंग टू हिम। अब देखिए, डू यू नो द मैन प्रिंसिपल क्लॉज एंड हु इज टॉकिंग टू हिम सबऑर्डिनेट क्लॉज, बिकॉज ये हु रिलेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट है। यहां तक आपको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में 2 से ज्यादा भी सबऑर्डिनेट क्लॉज हो सकते हैं। कैसे? पे अटेंशन टू वॉट योर एल्डर्स से बिकॉज दे से इट फॉर योर बेनिफिट। तो अब देखिए, पे अटेंशन प्रिंसिपल क्लॉज, क्योंकि इसके पहले कोई भी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन नहीं है। अब टू वॉट योर एल्डर्स से, वॉट एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन आ गया, इसलिए ये तो क्या हुआ? सबऑर्डिनेट क्लॉज। फिर देखिए, बिकॉज दे से इट फॉर योर बेनिफिट, तो ये भी सबऑर्डिनेट क्लॉज, बिकॉज ये बिकॉज कंजंक्शन है सबऑर्डिनेट। क्लियर हुआ? आगे देखते हैं। व्हेन, ये यहां थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है प्रिंट में। ये देखिए, व्हेन आई वेंट नियर द येल्पिंग पपी आई वॉज शॉक्ड टू सी दैट इट वॉज वुंडेड। तो जब मैं गया चिल्लाते हुए पपी के पास, कुत्ते के बच्चे के पास, यानी पिल्ले के पास, रोता हुआ चिल्लाता हुआ, आई वॉज शॉक्ड टू सी, मुझे देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ, दैट इट वॉज वुंडेड, कि यह घायल था। तो देखिए, व्हेन आई वेंट नियर द येल्पिंग पपी, स्टार्ट किससे हो रहा है? व्हेन से। व्हेन क्या है? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, इसलिए ये सेंटेंस क्या हुआ? सबऑर्डिनेट क्लॉज। आई वॉज शॉक्ड टू सी, किसी भी कंजंक्शन से शुरू हो रहा है? नहीं हो रहा है, प्रिंसिपल क्लॉज हुआ। और दैट इट वॉज वुंडेड, ये दैट से स्टार्ट है जो कि रिलेटिव प्रोनाउन है, इसलिए ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंप्लीट होते हैं। अब आता है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। A compound complex sentence consists of at least 2 independent clauses or 1 or more dependent clauses। देखो, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किसे कहते हैं? जिसमें एक इंडिपेंडेंट ये रहा और एक इंडिपेंडेंट ये रहा, यानी 2 तो इंडिपेंडेंट क्लॉज होने चाहिए और एक डिपेंडेंट क्लॉज होना चाहिए।
सब डिपेंडेंट क्लॉज के पहले सबऑर्डिनेट कंजंक्शन लगेगा और इंडिपेंडेंट क्लॉज के पहले कोऑर्डिनेट कंजंक्शन लगा होगा। ऐसे सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो होता है उसे हम कहते हैं कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। एग्जाम्पल के लिए देखिए, जॉन डिड नॉट कम बिकॉज ही वॉज इल, सो मैरी वॉज नॉट हैप्पी। तो देखिए, जॉन डिड नॉट कम, इसके पहले कोई कंजंक्शन है नहीं है, तो ये तो क्या हुआ, इंडिपेंडेंट क्लॉज। और सो मैरी वॉज नॉट हैप्पी, इसके पहले सो कंजंक्शन क्या है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, तो इसलिए ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज ही हुआ। और यहां देखिए, बिकॉज ही वॉज इल, तो ही वॉज इल से पहले बिकॉज कंजंक्शन का प्रयोग है जो कि सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, इसलिए ये क्या हुआ, डिपेंडेंट क्लॉज हुआ। ऐसे सेंटेंसेस की जो स्ट्रक्चर होगी उसको हम कहेंगे कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसमें देखिए, ही लेफ्ट इन अ हरी आफ्टर ही गॉट ए फोन कॉल बट ही केम बैक 5 मिनट्स लेटर। तो देखो, ही लेफ्ट इन अ हरी, इंडिपेंडेंट क्लॉज, क्योंकि इसके पहले कोई कंजंक्शन ही नहीं है, और जिसके पहले कोई कंजंक्शन नहीं होता, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन नहीं होता, वो भी इंडिपेंडेंट क्लॉज ही होता है। और फिर देखिए, बट ही केम बैक 5 मिनट्स लेटर, इसके पहले कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, तो ये भी तो इंडिपेंडेंट क्लॉज ही हुआ। बट आफ्टर ही गॉट ए फोन कॉल, इसमें आप देखिए कि ही गॉट ए फोन कॉल के पहले आफ्टर कंजंक्शन आ रहा है जो कि सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, एडवर्ब ऑफ टाइम, तो ये हुआ सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। क्लियर? अब इतनी सारी बातों को हम एट ए ग्लांस हम देख लेते हैं। थोड़ा सा हमने सारी बातें क्या समझी उसका कंक्लूजन है, एक झलक में देख लेते हैं एट ए ग्लांस। सिंपल सेंटेंस में क्या होता है, वन इंडिपेंडेंट क्लॉज, शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं 1 IC। कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है, 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस यानी 2 IC। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है, 1 इंडिपेंडेंट क्लॉज प्लस 1 डिपेंडेंट क्लॉज, यानी एक तो इंडिपेंडेंट यानी 1 IC होगा और 1 यानी 1 DC होगा। नेक्स्ट, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस एंड 1 डिपेंडेंट क्लॉज होगा, यानी 2 तो IC एंड 1 DC। तो आप इस फॉर्मूला को भी थोड़ा याद रखें, तो ये भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। नाउ आई होप दैट यू हैव लाइक माई video lecture and understood the topic very well. If you like this lecture, please share and subscribe to the channel, and your comments always encourage me, you know very well. Thank you and have a nice day.